प्रिय विद्यार्थियों, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि भाषा के कौन कौन से रूप हैं, उसके विविध रूपों पर चर्चा कर रहे हैं कि भाषा कब बोली का रूप धारण कर लेती है, कब वह व्यक्ति बोली बन जाती है, कब घरेलू बोली बनती है और कब वह विभाषा का रूप धारण कर लेती है, और भाषा और बोली में क्या विशेष अंतर है जो परिलक्षित होते हैं और दोनों के अंतर को रेखांकित करते हैं। तो हमें भाषा और बोली पर गौर करते समय यह समझना होगा कि जहाँ भाषा का रूप व्यापक होता है, बृहद होता है, व्यवस्थित होता है, वहीं बोली का रूप संकीर्ण होता है, संकुचित होता है, छोटा होता है, अर्थात लघु होता है। व्यापकता के मामले में भाषा कहीं बड़े आकार में हमारे सामने आती है और बोली एक निश्चित रूप से छोटे आकार में। जहाँ तक व्याकरण का संबंध है, भाषा का व्याकरण सुव्यवस्थित होता है, नियमबद्ध होता है, जबकि बोली का व्याकरण कोई इस तरह से व्यवस्थित नहीं होता, यानी बोली का कोई व्याकरण आकार अभी तक नहीं ले पाया है। इस रूप में हम बोली को उतना विशुद्ध, उतना परिष्कृत नहीं कह सकते जितना भाषा को कहा जाता है। तो भाषा की समाज में स्वीकृति भी इसीलिए व्यापक होती है, जबकि बोली की स्वीकृति व्यापक नहीं होती, क्योंकि वह स्थान विशेष में बोली जाती है, क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, इसलिए उसकी स्वीकृति भी उस तरह से यूनिवर्सल नहीं होती, सर्वव्यापक नहीं होती, जिस रूप में भाषा की स्वीकृति होती है। हम उसके दूसरे रूप की चर्चा करें। दूसरा उसका रूप है जब भाषा का विकास होता है, तो सर्वप्रथम हमारे सामने बोली आती है, फिर बोली की अगली कड़ी, या यूं कहे कि बोली का जो विस्तारित रूप है वह रूप है विभाषा। विभाषा अर्थात जब कोई बोली अपने भौगोलिक विस्तार के कारण अपना आकार बड़ा करती है, उसको ज़्यादा लोग बोलने लगते हैं, उसका वह व्याकरण सम्मत बनने की ओर अग्रसर होती है और उसका जो विस्तार है प्रांत या उप प्रांत में प्रचलित हो जाता है, तब उसे विभाषा या उपभाषा कहते हैं। यानी जो विभाषा है वह बोली से कहीं बड़ी और भाषा से कहीं छोटी इकाई के रूप में हमारे सामने उपस्थित होती है। यानी भौगोलिक विस्तार के कारण जब वह स्थान विशेष से, क्षेत्र विशेष से प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित हो जाती है, तो उसे हम विभाषा का दर्जा देते हैं। यानी बोली की अगली कड़ी विभाषा हमारे सामने उपस्थित होती है। विभाषा खड़ी बोली अपने विकासशील क्षमताओं के कारण अब बोली नहीं रही। तो यानी हम इस रूप में देख सकते हैं कि जो खड़ी बोली थी, ब्रज बोली थी, वह जो बोली थी, लेकिन धीरे धीरे समाज ने उसको स्वीकार किया, समाज द्वारा स्वीकृत हुई, समाज में प्रचलित हुई, लोगों ने उसको सराहा और उसका विस्तार हुआ। वह बोली से विभाषा के रूप में तब्दील हो गई, बदल गई। तो आज हम खड़ी बोली को या ब्रज भाषा को उसी विभाषा के रूप में जान सकते हैं, समझ सकते हैं, या उस रूप में उसको मान्यता दे सकते हैं। जहाँ बोली हमारे सामने परिनिष्ठित रूप में नहीं आती, वहीं विभाषा का एक परिनिष्ठित स्वरूप सामने आता है। उसके पीछे कारण यह है कि विभाषा का अपना व्याकरण होता है, विभाषा का अपना एक नियम होता है, विभाषा का अपना एक साहित्य होता है, और उस साहित्य के कारण विभाषा कहीं व्याकरण सम्मत या लोगों के द्वारा ज़्यादा ग्राह्य होती है। इसलिए विभाषा को परिनिष्ठित स्वरूप भी मिल जाता है। आप इस रूप में देख सकते हैं कि खड़ी बोली का या अवधी बोली का या ब्रज का पर्याप्त साहित्य है।
विशद साहित्य होने के कारण विभाषा कहीं बोली की तुलना में ज़्यादा प्रतिष्ठित होती है। आज अवधि की बात करें तो अवधि जहाँ तुलसीदास जी के कारण काफ़ी साहित्यिक प्रतिष्ठा प्राप्त की, आज रामचरितमानस अवधि में ही लिखा गया और इसलिए यह काफ़ी मान्य हुआ और आज लगभग जनप्रिय, लोकप्रिय या प्रसिद्धि के जो सोपान होते हैं वो अनेक सोपानों को तय करते हुए वह बोली से विभाषा के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुई। इसी तरह से ब्रज और दूसरी जो बुंदेली बोली भी है वो भी, उसका भी आकार, भौगोलिक विस्तार काफ़ी बड़ा हुआ है, वह भी एक हमारे सामने एक परिनिष्ठित रूप में परिलक्षित होती दिखाई देती है। इसलिए उसको भी हम विभाषा का दर्जा दे सकते हैं या विभाषा के रूप में उसको हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। रही बात कि भाषा का जो स्वरूप था वो पहले बोली के रूप में आया हमारे सामने, फिर विभाषा के रूप में आया, फिर भाषा के रूप में आया। तो भाषा का जो तीसरा रूप है वह रूप है परिनिष्ठित भाषा। आखिर वो परिनिष्ठित भाषा क्या है? जब हम इस पर चर्चा करते हैं, इस पर हम विचार करते हैं तो हम यह देखते हैं कि परिनिष्ठित स्वरूप वही रूप है जो उसका मानक रूप है। जहाँ तक हम हिंदी की बात करें तो हिंदी का एक मानक स्वरूप है, एक परिनिष्ठित स्वरूप है, एक आदर्श रूप है। यह जो आदर्श भाषा है वही परिनिष्ठित भाषा है, वही उसी को हम परिष्कृत भाषा कह सकते हैं, उसी को हम मानक भाषा कह सकते हैं। और कुछ विद्वानों ने उसको टकसाली भाषा कहा। टकसाली क्यों कहा है? कि जैसे टकसाल में सिक्के को गढ़ा जाता है और जब सिक्का गढ़ा जाता है बढ़िया सुंदर सुडौल एक व्यवस्थित रूप में दिखाई देता है, उसी तरह भाषा भी टकसाल में ही एक तरह से गढ़ी जाती है, यानी विचारों का आदान प्रदान होता है, विद्वान उस पर विचार करते हैं, विमर्श करते हैं, उसका एक निश्चित व्याकरण होता है। उस व्याकरण के तहत जो भाषा का एक सुंदर निखरा हुआ परिष्कृत रूप हमारे सामने आता है, मानकीकृत रूप सामने आता है, वही हमें परिनिष्ठित भाषा के रूप में दिखाई देता है। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि जब कोई विभाषा अपने सुव्यवस्थित व्याकरण के साथ सभ्य एवं शिक्षित वर्ग के दैनिक व्यवहार में प्रयुक्त होने लगती है तब वह परिनिष्ठित भाषा का रूप ग्रहण कर लेती है। यानी उसका एक सुव्यवस्थित व्याकरण होता है, और सुव्यवस्थित व्याकरण होता है तो सुव्यवस्थित व्याकरण सभ्य एवं शिक्षित वर्ग के दैनिक व्यवहार में प्रयोग में लाया जाता है। सभ्य और सुशिक्षित ये दो शब्दों पर गौर कीजिए। यानी सभ्य लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, सुशिक्षित अच्छी तरह से शिक्षित हैं, वो लोग जब सुव्यवस्थित व्याकरण का प्रयोग करते हैं तो परिनिष्ठित भाषा के रूप में हमें दिखाई देता है। यहाँ एक चीज़ गौर करने लायक है कि विभाषा में या इसका सुव्यवस्थित व्याकरण रूप दिखाई नहीं देता। बोली का तो अपना व्याकरण ही बहुत कम अभी तक लिखा गया है या कहीं पाया जाता है। इसलिए परिनिष्ठित भाषा का एक शर्त यही भी है, परिनिष्ठित भाषा का एक प्रमुख इसका, कि इसमें सुव्यवस्थित व्याकरण मिलता है। इसका सर्वाधिक प्रयोग कहाँ होता है? निश्चित रूप से परिनिष्ठित भाषा का सर्वाधिक प्रयोग शिक्षा में, साहित्य रचना में, सूचना में एवं सरकारी कामकाज में होता है। शिक्षा में अधिकांश रूप से जितनी भी किताबें मिलती है या जो पाठ्यपुस्तकों की जो भाषा है वह परिनिष्ठित भाषा के रूप में दिखाई देती है। साहित्य रचना जो भी किया जाता है, सृजन कर्म किया जाता है, वह परिनिष्ठित भाषा में, मानकीकृत भाषा में होता है। जितनी सूचना का आदान प्रदान होता है, सूचना का प्रसारण होता है, वो भी परिनिष्ठित भाषा या मानक भाषा में होता है। सरकार के जो कामकाज होते हैं वो भी एक मानक भाषा में, मानकीकृत भाषा में, परिनिष्ठित भाषा में, परिष्कृत भाषा में ही दिखाई देता है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि जो शिक्षित समाज में यदि सर्वाधिक आदर प्रदान किसी को मिलता है तो वह परिनिष्ठित भाषा को मिलता है, मानक भाषा को मिलता है। और आज के संदर्भ में हम स्वीकार कर सकते हैं या मान सकते हैं कि खड़ी बोली का जो मानक रूप है वह परिनिष्ठित भाषा के रूप में हमारे बीच मौजूद है और वह एक आदर्श भाषा है, एक मानक भाषा है। इसका जो अगला क्रम है, इसका जो दूसरा रूप हमारे सामने
मिलता है भाषा का, वह है साहित्यिक भाषा का रूप। साहित्यिक भाषा अन्य भाषाओं से अलग होती है। इसमें आपने देखा होगा कि जो बोली का स्वरूप है उससे भिन्न, विभाषा का जो स्वरूप है उससे भी कहीं परिनिष्ठित, और जो परिनिष्ठित भाषा है उसकी भाषा और साहित्यिक भाषा लगभग एक जैसी मिलती है, लेकिन साहित्यिक रचना के लिए इस भाषा का प्रमुख रूप से प्रयोग किया जाता है। यह भाषा बोलचाल की भाषा से भिन्न होती है, क्योंकि बोलचाल की भाषा आमतौर पर मौखिक भाषा होती है। जैसे मैंने पूर्व में कहा था कि जो बोलचाल की भाषा है, ये जो मौखिक भाषा है, उसका अपना व्याकरण नहीं होता। जब व्याकरण नहीं होता तो निश्चित रूप से वह ज़्यादा मानक नहीं होती या उसमें उसकी भाषा परिष्कृत नहीं होती, तो इसलिए बोलचाल की भाषा से भिन्न होती है तथा परिनिष्ठित भाषा के निकट होती है। जो परिनिष्ठित भाषा है, मानक भाषा है, उसके निकट होती है। आप देख सकते हैं जितनी भी साहित्यिक पत्रिकाएं हैं, जितनी विचार गोष्ठियाँ होती हैं, संगोष्ठियाँ होती हैं, साहित्यिक चर्चा होती है, जितने परिसंवाद होते हैं, उसमें लगभग साहित्यिक भाषा में ही बात की जाती है, साहित्यिक भाषा में ही विचारों का आदान प्रदान होता है। और जितने भी साहित्य हैं, पुस्तकें हैं, पाठ्य पुस्तकें हैं, संदर्भ ग्रंथ हैं, वो भी साहित्यिक भाषा में लिखे जाते हैं। और आज का हिंदी साहित्य इसी साहित्यिक भाषा में लिखा जा रहा है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। तो साहित्यिक भाषा एक विशिष्ट भाषा होती है जिसमें लालित्य होता है, जो अलंकृत भाषा होती है और लोगों में चमत्कार भी पैदा करती है। इसके सबसे आकर्षक जो आकर्षित करती है, इसका एक लालित्य का होना भी प्रमुख गुण है। इस रूप में हम इस साहित्यिक भाषा को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। भाषा का अगला रूप है विशिष्ट भाषा। यह विशिष्ट भाषा क्या होती है, इसको जानकर निश्चित रूप से हैरानी होगी कि जब साहित्यिक भाषा की हमने चर्चा की, परिनिष्ठित भाषा की चर्चा की, तो विशिष्ट भाषा क्या है। ये विशिष्ट भाषा वह भाषा है जो बोली, विभाषा एवं परिनिष्ठित भाषा से सर्वथा भिन्न होती है। किस रूप में भिन्न होती है? ये इस रूप में भिन्न होती है कि यह जो विशिष्ट भाषा है विविध व्यवसायों में अथवा कार्यों की शब्दावली से निर्मित होती है। जो विविध व्यवसाय वाले, अलग अलग व्यवसाय वाले इस भाषा का प्रयोग करते हैं, अलग अलग कार्यों के लिए इसको विशेष रूप से प्रयोग में लाया जाता है। इस जैसे विशिष्ट भाषा के रूप में हम देखते हैं कानून की भाषा। कानून की भाषा आम भाषा से अलग होती है। उसमें न बोली का स्वरूप परिलक्षित होता, न विभाषा का स्वरूप परिलक्षित होता, बल्कि एक विशिष्ट शब्दावली होती है। जैसे हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो इसमें औपचारिक शब्दों का प्रयोग ज़्यादा होता है, अनौपचारिक शब्द का प्रयोग नहीं होता। कि हमें माननीय न्यायाधीश महोदय या मान्यवर, ऐसे शब्दों को जो आदर युक्त हैं, सम्मान पूर्वक हैं, ऐसे शब्दों को हम प्रयोग करते हैं। तो विशिष्ट भाषा का प्रयोग कानून की भाषा में, खेल की भाषा में, डॉक्टरों की भाषा में, शेयर बाजार की भाषा में होता है। जैसे खेल के शब्दों को हम देखें तो खेल की एक अपनी विशिष्ट शब्दावली, उसके विशेष शब्द हैं, मानकीकृत शब्द हैं, उसकी एक शब्दावली है। उसी शब्दावली में वो लिखा जाएगा। चाहे क्रिकेट का खेल हो, चाहे हॉकी का खेल हो, चाहे फुटबॉल का खेल हो, चाहे बैडमिंटन को हो या वॉलीबॉल का, उसकी अपनी विशिष्ट शब्दावली है, टेक्निकल टर्म है। जो तकनीकी शब्द हैं वही तकनीकी शब्द इसमें उसमें विशेष रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं। जब हम क्रिकेट की बात करें तो उसमें जब हम बात करते हैं कि बॉलर की या बैट्समैन की या विकेट कीपर की, इस तरह के शब्द इसमें विशिष्ट रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं कि जो दूसरी जो भाषा है उसमें इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होता। उदाहरण के तौर पर गुगली शब्द का प्रयोग करें तो गुगली वही जानता है जो क्रिकेट खेलता है। ये जो स्पिन बॉलिंग होती है उसमें एक विशेष प्रकार की बॉल डाली जाती है, उसको गुगली कहते हैं। ये जो गुगली शब्द है ये विशिष्ट भाषा के अंतर्गत खेल में प्रयुक्त होता है। डॉक्टरों की अपनी शब्दावली होती है, इसलिए कोई बहुत बड़ा जानकार है या अंग्रेजी दा है वह भी डॉक्टरों की भाषा को नहीं समझ पाता है, क्योंकि उनकी अपनी एक विशिष्ट शब्दावली होती है, एक विशेष संकेत होते हैं
और एक विशेष टेक्निकल टर्म होता है, उसी के माध्यम से अपनी बात वो कहते हैं या उसी शब्दावली में लिखते हैं। शेयर बाजार की भाषा, ये शेयर बाजार की भाषा भी उसी विशिष्ट भाषा के अंतर्गत आती है। इसमें भी आपने गौर किया होगा, देखा होगा कि तेजड़िया मंदड़िया जैसे शब्द आते हैं। तो तेजड़िया मंदड़िया क्या है? जो शेयर मार्केट में काम करते हैं या उसकी भाषा को समझते हैं, उस भाषा को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इस तरह की एक विशिष्ट शब्दावली होती है। चोरों की भी भाषा होती है, वो कूट शब्दों में अपनी बात कहते हैं और लोग उसको नहीं समझ पाते, केवल वही लोग समझते हैं। गुप्त संकेतों के माध्यम से या कूट भाषा के माध्यम से वो अपना सारा कार्य कर लेते हैं, लेकिन लोग नहीं समझ पाते कि क्या है। अभी जब बात आई थी कुछ दिनों पहले कि बॉम्बे में जो घटना हुई थी, आतंकवादियों ने की थी, उसमें उन्होंने कुछ शब्दावलियों का प्रयोग किया था। उसी से जो सीबीआई थी उन्होंने मालूम किया कि इसमें अमुक आतंकवादी सक्रिय हैं और उन्होंने एक विशिष्ट भाषा का प्रयोग इस भाषा के लिए किया है। इस तरह से एक विशिष्ट भाषा का भी अपना एक महत्व होता है, उसकी एक अपनी शैली होती है, उसकी एक अपनी विशेष शब्दावली होती है। भाषा का अगला रूप है राजभाषा। राजभाषा निश्चित रूप से आज इसकी चर्चा हम उस संदर्भ में करेंगे कि जब भारत आज़ाद हुआ, भारत का संविधान लिखा गया, 14 सितंबर 1949 को राजभाषा संबंधी जो बैठक हुई, उसमें ये स्वीकार किया गया कि जो भारत सरकार की राजभाषा होगी वह हिंदी होगी और यह सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त होगी। इसको संवैधानिक रूप से मान्यता दी गई और जिस भाषा में सरकार अपना सारा कार्य एवं सभी सूचनाओं को प्रसारित करती है उसे हम राजभाषा कहते हैं। यानी संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है यह भाषा और इसका प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जाता है। उदाहरण के तौर पर ज्ञापन है, निविदा है, कार्यालयीन पत्राचार है, अधिसूचना है, इसमें राजभाषा का ही प्रयोग किया जाता है। हिंदी भारत सरकार की राजभाषा है। भारतीय संविधान के अध्याय 17 और अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी होगी। ये अनुच्छेद 343 में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि हिंदी भारतीय संविधान की राजभाषा होगी और इसकी लिपि देवनागरी लिपि होगी। देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है और लगभग पूरे देश में राजभाषा के रूप में हिंदी को इसी रूप में स्वीकार किया गया है। इसका आशय यह हुआ कि संघ की विधायिका अर्थात जो विधायिका, यदि राज्य की बात करें, प्रदेश की बात करें तो विधानसभा या विधान परिषद की भाषा, और या हम देश की बात करें, राष्ट्र की बात करें, लोकसभा और राज्यसभा की भाषा, कार्यपालिका और न्यायपालिका आदि तीनों प्रमुख अंगों के कार्यकलाप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। यानी हिंदी का प्रयोग विधायिका में होता है, जहाँ राज्य स्तर पर आप जितने भी कानून बनते हैं या वहाँ जो जिस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है तो राजभाषा का प्रयोग किया जाता है। कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों प्रमुख अंगों के कार्यकलाप में उसी का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से हिंदी आज पूरे देश में राजभाषा के रूप में प्रचलित है। उस रूप में उसका व्यवहार किया जाता है, उस रूप में उसको उसकी मान्यता है। इसका अगला स्वरूप जो है हिंदी का, विविध रूपों की हम जब चर्चा करते हैं तो उसमें अगला इसका विविध रूप है राष्ट्रभाषा का, कि आखिर राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है और हिंदी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है। औपचारिक रूप से या वैधानिक रूप से हम देखें तो आज हिंदी देश की राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि संविधान ने अधिकृत रूप से उसे राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता नहीं दी है। वह राजभाषा तो है लेकिन अधिकृत रूप से राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्र के द्वारा
बोली जाती है, ज़्यादा प्रयुक्त होती है, पूरे देश में बोलचाल की भाषा है, पूरे देश में उसको लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन उस रूप में एक जो उसकी वैधानिक स्थिति है, उस रूप में जो एक उसको उसकी सरकार द्वारा एक उसको मान्यता प्रदान करना था, वह मान्यता नहीं प्रदान की गई है। इसलिए आज हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि राजभाषा है। फिर आखिर राष्ट्रभाषा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, इस पर गौर करना होगा, इस पर चर्चा करना होगा। तो निश्चित रूप से हम देखते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा इस रूप में है कि देश की अधिकांश जनता हिंदी बोलती है, चाहे उत्तर भारत में देख लीजिए, चाहे दक्षिण भारत में देखिए, या पूर्वोत्तर या पश्चिम का जो भाग है, हिस्सा है, वहाँ भी हिंदी बोली जाती है। यहाँ तक कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी हिंदी का सर्वाधिक प्रयोग होता है। हिंदी बोलचाल की भाषा है। इस रूप में भले ही सरकार द्वारा औपचारिक रूप से या अधिकृत रूप से या वैधानिक ढंग से हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता न दी गई हो, लेकिन हिंदी आज भी अपनी लोकप्रियता के कारण, जनप्रियता के कारण, अपनी सर्वस्वीकृत स्वरूप के कारण हिंदी यहाँ की अनौपचारिक रूप से राष्ट्रभाषा के रूप में हमारे सामने विद्यमान है। और उसका कारण है, सर्वाधिक कारण है मीडिया का प्रभाव और फिल्मों का प्रभाव। फिल्मों के कारण हिंदी बहुत लोकप्रिय हुई। भले कोई माने या न माने, लेकिन यह मानने में बिल्कुल ही किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि फिल्मों ने हिंदी का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया और सुदूर क्षेत्रों में हिंदी को पहुंचाया। आज जो हिंदी का व्यापक जनाधार निर्मित हुआ है, वह फिल्मों का देन है। दूसरा, मीडिया की ताकत ये है कि आज हिंदी लोगों के घरों घरों तक, सुदूर क्षेत्रों में हिंदी पहुंच रही है। यही कारण है, हिंदी की ताकत के कारण आज विविध प्रकार के चैनल भी हिंदी में लगातार समाचार प्रसारित कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं। बड़े बड़े समाचार पत्र भी, और आज जी चैनल की बात करें, स्टार चैनल की बात करें, ये सारे चैनल हिंदी में अपने समाचार और धारावाहिक भी लगातार प्रसारित कर रहे हैं। ये हिंदी की ताकत है और इस बात को प्रमाणित करती है कि हिंदी भले ही वैधानिक रूप से राष्ट्रभाषा न हो, लेकिन अनौपचारिक रूप से वो अपनी प्रसार संख्या के कारण आज वह राष्ट्रभाषा के रूप में हमारे सम्मुख प्रस्तुत है। हिंदी का एक और रूप है, इसका दूसरा रूप है उसकी माध्यम भाषा, या इसका कि हिंदी की देश की माध्यम भाषा कौन सी है या इसकी संपर्क भाषा कौन सी है। तो निश्चित रूप से आज देश की संपर्क भाषा के रूप में भी हम हिंदी को देख सकते हैं। यदि किसी को उत्तर जो क्षेत्र है, हिंदी भाषी क्षेत्र है, हिंदी भाषी से संपर्क करना है, तो वह भी हिंदी लगभग बोलने की स्थिति में है, जानता है, समझता है और हिंदी में ही बातें करता है। पूर्वोत्तर में भी वो लोग भी हिंदी जानते हैं। तो लगभग पूरे देश की हम भौगोलिक सीमा को देखें तो लोगों को हिंदी जानने में, समझने में, बोलने में कोई कठिनाई नहीं है। इसलिए एक संपर्क भाषा के रूप में, माध्यम भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। और यदि उस रूप में देखें कि माध्यम जो मातृभाषा के रूप में लोग अपनाते हैं, चाहे वो बिहार की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे उत्तराखंड की बात हो, या छत्तीसगढ़ हो, या मध्य प्रदेश हो, या हरियाणा हो, यहाँ भी हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग किया जाता है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि जो इसकी लिंक लैंग्वेज है, संपर्क भाषा है, माध्यम भाषा है, वह भी हिंदी है। एक हिंदी, इसका जब हम भाषा की बात करते हैं, उसके विविध रूपों की चर्चा करते हैं, इसका एक रूप हमारे सामने और आता है, वह है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। आखिर अंतर्राष्ट्रीय भाषा वो कौन सी भाषा है जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहेंगे। जैसे कि आपको विदित है कि अंतर्राष्ट्रीय शब्द जो राष्ट्र की सीमा से परे या विविध देशों में, विविध राष्ट्रों में संवाद का माध्यम जिस भाषा को बनाया जाता है या जिस भाषा में संवाद होता है, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। इस रूप में हम देखें तो आज अंग्रेजी का जो स्वरूप है, उसको जो बोलने वाले लोग हैं, उसको हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में
देख सकते हैं या जानते हैं कि आज अंग्रेजी विविध देशों में बोली जाती है, इसलिए उसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हम दर्जा देते हैं या उस रूप में हम उसको देखते हैं। भाषा के जो विविध रूपों की चर्चा करते हैं, इसमें एक भाषा के रूप का जरूर यहाँ जिक्र करना उचित होगा या प्रासंगिक होगा कि इसका एक रूप इस रूप में भी आता है, एक संचार भाषा का। जो कम्युनिकेशन की भाषा है वह कौन सी भाषा है, यानी दृश्य माध्यमों की भाषा, श्रव्य माध्यमों की भाषा कौन सी भाषा है जिसे हम संचार भाषा कहते हैं। यानी दृश्य माध्यमों में, श्रव्य माध्यमों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह संचार भाषा है। और संचार भाषा में संचार की जो भाषा है वो अन्य विविध भाषाओं की तुलना में उसकी भाषा अलग होती है, उसमें अलग मानकता होती है। ये निश्चित रूप से बोलचाल की भाषा के ज़्यादा निकट है। जो एक लिखित भाषा है की तुलना में बोलचाल की भाषा यानी ये ज़्यादा अनौपचारिक होती है और यह व्यास शैली में लिखी जाती है, समाज शैली में इसका प्रयोग नहीं होता, व्यास शैली में होता है। ये छोटे छोटे वाक्य होते हैं लेकिन बहुत प्रभावशाली होते हैं। यह मीडिया की प्रमुख मांग भी है और दृश्य माध्यम, श्रव्य माध्यम की प्रमुख शर्त भी है कि भाषा ज़्यादा अलंकारिक हो, ज़्यादा संप्रेषणीय हो, ज़्यादा सहज हो, ज़्यादा सरल हो, और जो इन शर्तों पर खरी उतरती है वह भाषा है संचार भाषा। आज देखिए जो समाचार पत्रों की भाषा है या विभिन्न न्यूज़ चैनलों की भाषा है या जो धारावाहिक आते हैं अलग अलग चैनलों में, उसमें जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह संचार भाषा है। इसका सबसे यदि प्रमुख गुण हम देखें, इसका प्रमुख गुण है कि ज़्यादा कम्युनिकेट करती हो, ज़्यादा संप्रेषणीय हो, ज़्यादा अभिव्यक्ति का माध्यम बने। तो ज़्यादा अभिव्यक्ति संचार भाषाओं में हम देख सकते हैं, संचार माध्यमों में देख सकते हैं। और दूरदर्शन की भाषा, विविध चैनलों की भाषा में संचार भाषा हमें उसका रूप दिखाई देता है। और हिंदी के जो अनेक स्वरूप हैं उनमें यदि हम इस रूप में विचार करें कि सर्वाधिक चर्चित या सर्वाधिक आकर्षक किसकी भाषा है, तो निश्चित रूप से संचार भाषा को हम सर्वाधिक आकर्षक भाषा, सर्वाधिक उल्लेखनीय भाषा और सर्वाधिक महत्व की भाषा के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि वो उन शर्तों को पूरा करती है जो एक अनौपचारिक भाषा की प्रमुख पहचान होती है, उसके प्रमुख अभिलक्षण होते हैं। और जो बोलचाल की भाषा को ज़्यादा महत्व प्रदान करे, इन संचार माध्यमों में इस चीज़ का विशेष रूप से इसको महत्व दिया जाता है कि भाषा ऐसी हो जो लोगों को, सहज लोगों को भी समझ में आए, आम लोगों को भी समझ में आए, विशिष्ट लोगों को भी समझ में आए। यानी इसकी प्रसार संख्या लगभग और भाषाओं की तुलना में सर्वाधिक है। किस रूप में सर्वाधिक है कि ज़्यादातर लोगों तक इसको पहुंचाने का उपक्रम किया जाता है, इसलिए संचार माध्यम अन्य माध्यमों की तुलना में आज ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हिंदी के विविध रूप, हिंदी की प्रमुख अभिव्यक्तियाँ, हिंदी का महत्व, हिंदी की इसका जो स्वरूप है या आज हमारे सामने विद्यमान है, इन सब चीज़ों पर हमने चर्चा की, आप लोगों से विचार साझा किया। तो निश्चित रूप से इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि हिंदी आज काफ़ी समृद्ध हो गई है, आज देश की प्रमुख भाषा के रूप में हमारे सामने विद्यमान है। और देश में भले ही संवैधानिक रूप से हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा न दिया हो, लेकिन आज लोकप्रिय भाषा के रूप में, जनभाषा के रूप में, एक मास लैंग्वेज के रूप में हिंदी हमारे बीच में विद्यमान है। और हिंदी का विकास एक अविच्छिन्न नैसर्गिक विकास है और इसकी स्थिति हम तो यहाँ तक कहेंगे एक समुद्र के समान है, एक सागर के समान है। जिस तरह सागर में जगह जगह के तरह तरह छोटी छोटी नदियों के, नालों के, अलग अलग बांधों के पानी आता है और वो सबको आत्मसात कर लेती है। हिंदी में वो व्यापकता के गुण हैं,
हिंदी में वो उस तरह के आत्मसात करने की प्रवृत्ति है, इसलिए आज हिंदी समुद्र के समान है। और हिंदी के भविष्य के प्रति, हिंदी के विकास के प्रति हम सभी लोग निश्चिंत हैं कि हिंदी निश्चित रूप से आगे भी प्रयोजन मूलक की भाषा बनेगी, रोजगार की भाषा बनेगी, लोगों के बोलचाल की भाषा बनेगी, और इसका जो साहित्य है वो जन जन तक पहुँचेगा, और हिंदी की जो व्यापकता है और ज़्यादा व्यापक होगी और उल्लेखनीय होगी। आप लोगों ने ध्यान से हमारी बात सुनी, उसके लिए हम विशेष रूप से आप सभी को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद।